गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, राइट। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या कहता था? फंडामेंटल ऑफ लाइन थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या कहता था? अगर डेल एफ, कोई भी डेल एफ दे रखा हो, डी आर दे रखा हो, उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। यानी कि कर्व का जो स्टार्ट एंडिंग पॉइंट होता है उसमें से कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट की एफ की वैल्यू एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कब? जब डेल एफ ऑफ डी आर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोलते थे। उसके ऊपर से हमने क्या किया था? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमने फाइंड करना सीखा था, राइट। दूसरी मेथड से कंजर्वेटिव फील्ड हो तो उसका सीधा इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं? पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करके एफ बी माइनस एफ ए करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते थे, राइट। ये सारी चीजें हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभी देखिए, जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किसी भी कर्व पे ले रहे थे ना, अब तक हम इंटीग्रेशन ले रहे थे वो किसी भी कर्व पे ले रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए ले लो, कोई भी दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन जब ले रहे थे तो हम किस पे ले रहे थे? किसी भी कर्व सी में ले रहे थे। जो आर टी होता था वो कर्व का हमारा इक्वेशन दे रखा होता था वगैरह, राइट। तो हम कर्व पे लेते थे। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? एफ बी माइनस एफ ए, मतलब कि इट डजेंट मैटर कि आप कौन से कर्व पे जा रहे हो, इट डजेंट मैटर आप कौन से पाथ पे जा रहे हो। व्हाट डज मैटर इज दैट योर लास्ट एंड फर्स्ट, यानी कि आपके जिस दो पॉइंट के बीच में आप इंटीग्रेशन ले रहे हो ना, वो अगर सेम हो तो इस कर्व के लिए जो अभी मैंने बताई ए बी और पहले की कर्व जो हमने ली थी ये, इन दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा तो दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पॉइंट है वो सेम है। कैसे? अगर डेल एफ टाइप का अगर ये कर्व फंक्शन ले रहा हूँ, डेल एफ टाइप का अगर कोई फंक्शन ले रहा हूँ डी आर के ऊपर, तो कर्व के ऊपर ले रहा हूँ, तो आंसर उसका इंटीग्रेशन में क्या आता है? एफ बी माइनस एफ है। यानी कि यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे जो एफ की वैल्यू होगी वो, और पॉइंट बी पे जो एफ की वैल्यू होगी वो, राइट। पॉइंट बी पे जो एफ की वैल्यू होगी वो, अभी रास्ता कोई भी लो, चूज हमें क्या करना है? पॉइंट बी पे अगर कोई ग्राफ लूंगा, मैं कोई ग्राफ के अंदर ये कर्व बनाऊंगा, कोई भी ग्राफ के अंदर ये कर्व बनाऊंगा, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो गए नहीं। अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो गए तो किसी भी कर्व के लिए लूं तो फंक्शन अगर हमारा डेल एफ है तो किसी भी कर्व के लिए हमारे ए और बी की वेक्टर पॉइंट चेंज नहीं हो गए तो उनके इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होगा ना। क्यों? डेल एफ है, सिर्फ डी आर चेंज हो रहा है, लेकिन एफ की वैल्यू अगर डेल एफ जितनी है तो एफ बी माइनस एफ है, तो किसी भी कर्व के लिए सेम ही आएंगे। एफ बी की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू किसी भी कर्व के लिए सेम ही आएंगे, राइट। अगर सेम ही आ रहे हैं तो कर्व किसी भी पाथ से हम जाए, ए टू बी अगर जाना है तो ए टू बी हम किसी भी रास्ते से जाए, ये थर्ड वाले रास्ते से भी जाए या फिर इस तरह से भी ए टू बी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन सेम ही आएगा। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी कि ए टू बी जाने के लिए हमारे पास जो पाथ है वो डिसाइडेड नहीं है। किसी भी पाथ से या किसी भी कर्व से हम जाए, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सेम ही आएगा। इंटीग्रेशन डेल एफ डी आर हमारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि किसी डी आर के जो पाथ हमें कर्व ले रहे हैं उसी के ऊपर जाएंगे तो आंसर मिलेगा। किसी भी पाथ के लिए हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी अगर लूँ तो डेल एफ डी आर जो हमें मिलता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। मतलब पाथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पाथ कोई भी आप ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कर्व इस तरह का दे रखा है ए टू बी का, ए टू ए और यहाँ पे बी, उसका कोई कर्व इस तरह का दे रखा है, तो कर्व इस तरह का है, इसका मतलब क्या हुआ? जो कर्व का
इक्वेशन होगा वो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। इस तरह का कर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ही होगा कर्व का। तो डी आर यानी कि जब उस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन का तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट आएगा। इससे अच्छा है अगर आपको डेल एफ डी आर दे रखा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो क्या करूँगा, सीधे ए से बी तक की एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ए से बी कोई भी पॉइंट है उसकी स्ट्रेट लाइन बना दो, तो उसका इक्वेशन तो सिंपल ही होता है ना स्ट्रेट लाइन का, x माइनस वन समथिंग कांस्टेंट वगैरह। नई कर्व का इक्वेशन इतना सिंपल होता है। अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कर्व लो आंसर सेम ही आने वाला है, तो कर्व चेंज करके ये वाली कर्व पे ऊपर करूंगा, ये वाली x माइनस वाली y वाली कर्व पे करूंगा तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट है इसका मतलब दूसरी कर्व लेके, आसान वाली कर्व लेके भी उसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे तो सीधा आंसर मिल सकता है। तो ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब कोई भी कर्व रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी रास्ता हम ए टू बी के लिए कोई भी रास्ता हम चूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड पाथ नहीं है। ए टू बी जाने के लिए ये रास्ता लो, ये रास्ता लो, या सीधा ये रास्ता लो, या ये रास्ता लो, कोई भी पाथ ले सकता हूँ, ठीक है। इफ एफ इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देन एफ डी आर इज इंडिपेंडेंट पाथ। जैसा कि मैंने बताया अगर ये इंडिपेंडेंट पाथ हो रहा है तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या होता है, एफ की वैल्यू होती है डेल एफ जितनी, तो डेल एफ जितनी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इंडिपेंडेंट पाथ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए भी इंडिपेंडेंट पाथ हो गया। सिंपल है ये, तो जो अभी तक हमने सीखा उसके ऊपर से कंक्लूजन्स निकल रहे हैं कुछ। अगर डेल एफ डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा हमारे फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल के मेथड से। उसी तरह से अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो वो भी इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ होता है, तो वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा। फिर देखिए एफ डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज्ड पाथ से इफ एंड ओनली इफ एफ डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब कि क्लोज कर्व पहले तो क्या होती है समझ में आना चाहिए। क्लोज कर्व क्या होगी, मैंने सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, वो होती है सिंपल क्लोज कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो और उन दोनों पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट ना करे तो वो सिंपल क्लोज कर्व होती है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही सेम हो गया है तो हमारे फंडामेंटल थियरम में एफ बी माइनस एफ ए करूंगा तो वो एफ बी और बी पॉइंट और ए पॉइंट सेम है, तो एफ बी माइनस एफ ए कितना होगा, जीरो ही होगा ना। एफ बी माइनस एफ ए जीरो होगा तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए भी वो एफ बी माइनस एफ ए जीरो होगा। अगर इसका मतलब क्या होगा, अब कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमारा इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज पाथ होगा, और वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ही मिलेगा। इसका अगर ये पाथ लिया, इसकी जगह पे पॉइंट ए और बी के लिए ये बड़ा वाला पाथ लो, क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो जीरो ही आ रहा है। यहाँ से ये छोटा पाथ भी ले सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो जीरो ही आएगा। ये वाला पाथ लो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो जीरो ही आएगा, क्योंकि लास्ट और स्टार्टिंग पर और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल की मदद से वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर ये जीरो आता है तो वो इंडिपेंडेंट पाथ हो सकता है, और अगर इंडिपेंडेंट पाथ है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। चलिए, तो हमने एग्जांपल किए थे कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी हो तो उसका इंटीग्रेशन सीधा कैसे करते थे, पहले पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करते थे। पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने के बाद सीधा हमारे सेकंड इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल के जो फॉर्मूला था उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते थे। लेकिन अगर आपको बोला ना गया हो कि दी गई फील्ड अगर कंजर्वेटिव है या नहीं है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि दी गई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है तो क्या करेंगे, तो दी गई फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज होता है। पहले हम वेरीफाई कर लेंगे अगर कैसे, अगर कोई फील्ड वेक्टर फील्ड एफ दे रखी हो तो वो किस टाइप की होगी, पी क्यू आर टाइप की होगी। कोई आई डायरेक्शन में होगा, जे डायरेक्शन या के डायरेक्शन में होगा ना। पी हमारा क्या होगा, स्केलर होगा, पी क्यू आर हमारे स्केलर हो गए। अगर सिर्फ प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड के लिए देखो तो क्या होगा, इस टाइप का होगा। 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड क्या होगी, पी और क्यू टाइप की
क्योंकि आई और जे वेक्टर्स हो गए डायरेक्शन में, के नहीं होगा थर्ड डायमेंशन में जो होता है वो, 2 डायमेंशनल के लिए होता है पी एंड क्यू। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड हमें देख लिए कंजर्वेटिव है या नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा पी होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और क्यू होगा ये वाला उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो दी गई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन वेदर और नॉट द वेक्टर फील्ड एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज कंजर्वेटिव और नॉट। सिंपल है, पी एक्स वाई कर देते हैं। पी एक्स वाई यानी क्या होगा, आई के साथ जो है वो हमारा पी होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, क्यू के साथ जो है वो हमारा जे के साथ जो है हमारा क्यू होगा तो क्यू आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई फाइंड कर लेते हैं, पी फाइंड कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन डेल वाई। इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब क्या होगा, वाई के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको हम 0 मान के चलेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होगा 0, वाई एक्स का होगा क्या, वाई का डेरिवेटिव होता है 1, बचा सिर्फ एक्स, तो डी पी बाई डी वाई आया, डेल पी बाई डेल वाई आया माइनस एक्स। उसी तरह से डेल क्यू बाई डेल एक्स फाइंड कर लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, डेल क्यू वाई स्क्वायर का होगा 0, एक्स वाई का होगा माइनस वाई, आ गया माइनस वाई। डेल क्यू अपन डेल एक्स आ गया माइनस वाई, डेल पी अपन डेल वाई आ गया माइनस एक्स। दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो दी गई फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि फील्ड जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव होती है या नहीं होती है। डिटरमिन वेदर द फील्ड इज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x प्लस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 3y, ये p हो गया आपका, ये हो गया आपका q। तो p और q की वैल्यू लिख दी हमने, p का डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा 3 का हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, 2xy में से y का हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव बचेगा सिर्फ 2x, तो डी पी बाई डी वाई 2x। उसी तरह से एक्स क्यू माइनस 3y डेल एक्स करेंगे डी क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, y तो कुछ नहीं कांस्टेंट लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो डी क्यू बाई डी एक्स आ गया 2x, डी पी बाई डी वाई आ गया था डेल पी अपन डेल वाई आया था 2x, डेल क्यू अपन डेल एक्स आया था 2x। दोनों इक्वल हो गए, अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वाई जो वेक्टर फील्ड दी गई है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। चलिए अभी लाइन इंटीग्रल करने की मेथड अब तक हम सीधा सीख सके, सीधी मेथड जो इंटीग्रेशन करके करते थे वो थी हमारे पास। दूसरी मेथड थी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल का यूज करके हम कर सकते थे जब अगर कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी हो, तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी हो तो फंडामेंटल थ्योरम लाइन इंटीग्रल का यूज करके हम कर लेते थे, राइट। जो हमारी सेकंड मेथड थी कंजर्वेटिव डेरिवेटिव फाइंड करने की, कंजर्वेटिव फील्ड दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने की जो मेथड थी, उस मेथड में अभी एक और स्टेप ऐड कर देंगे तो हमारी एक सेपरेट मेथड बन जाएगी किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए। चलिए पहला स्टेप हमारा कोई भी इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल फॉर्म करने का क्या होगा, अभी इस मेथड से पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि दी गई फील्ड या अगर हमारी कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर दी गई फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फाइंड कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कंजर्वेटिव है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे ना, राइट। पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू रख देंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल में। अगर हमारा पहले ही कंजर्वेटिव फील्ड दे ही नहीं रखी, जो फील्ड दे रखी है वो कंजर्वेटिव, हम प्रूफ कर देते कि वो कंजर्वेटिव नहीं है, चेक कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी मेथड थी इंटीग्रेशन करके कि डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करने वाली जो मेथड थी वही मेथड यूज कर लेंगे लाइन इंटीग्रल में। तो अभी एक प्रॉपर आपकी एक मेथड बन गई लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं उसके एग्जांपल कुछ। f दे रखा है 4x प्लस 3y, 3x प्लस 2y, वेक्टर फील्ड, देन फाइंड एफ डी आर अलोंग द कर्व सी आर टी टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे। यहाँ पे जो x होता है वो किसका फंक्शन है, t का, तो x t हो गया टी स्क्वायर, y t हो गया टी क्यूब। t की वैल्यू लेनी है 0 से 3 के बीच में, ठीक है।
चलिए आगे के जो एग्जांपल आपने किए थे उसमें सीधे आपको कोऑर्डिनेट्स दे देते थे और वो एक्स और वाई के टाइप के होते थे। मैंने एक एग्जांपल ऐसा भी कराया था जिसमें वो एक्स और वाई के टाइप का कर्व नहीं था, कर्व था टी के फॉर्म में, राइट। एक्स की वैल्यू कोई टी के फॉर्म में दे रखी थी, वाई की वैल्यू किसी भी टी के फॉर्म में दे रखी थी, राइट। चलिए ये थर्ड पैरामीटराइजेशन जो करते थे ना उसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले तो फील्ड हमारी दे रखी है, वो लिख देते हैं एफ हमें दे रखा है 4x + 3y एंड 3x + 2y। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, चेक करना कि वेदर इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और नॉट। सो लेट्स चेक दैट। P क्या हो गया हमारा, 4x + 3y हो गया। Q क्या हो गया हमारा, 3x + 2y हो गया। तो P का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, 4x का 0 हो जाएगा, 3y का हो जाएगा 3, Q का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, 3x का हो जाएगा 3, 2y का हो जाएगा 0। del p del y क्या आया, 3, del q del x क्या आया, 3, दोनों इक्वल आ गए। मतलब f जो हमें दी गई है वेक्टर फील्ड वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है हमारे पास। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड आ गई तो क्या करेंगे, पोटेंशियल फंक्शन f फाइंड करने के, तो f इज इक्वल टू del f इज इक्वल टू क्या, एफ आई एंड एफ जेड। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई, यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशनल है यानी एफ एक्स और एफ आई आएंगे, एफ जेड नहीं आएगा, 2 डायमेंशनली वेक्टर फील्ड दे रखी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3y, एफ आई इज इक्वल टू 3x + 2y। देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, जो हमारी मेथड थी फाइंड करने की पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर से लाइन इंटीग्रल करने के बाद में, तो वही स्टेप सेम ही है, इसके एग्जाम्पल आपने किए हैं। तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3y dx, इंटीग्रेशन क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या आएगा, x का हो जाएगा x²/2, 3y का हो जाएगा 3xy, और प्लस में जो कांस्टेंट होगा वो किसका फंक्शन होगा, किसी y का फंक्शन होगा gy। उसी तरह से f करेंगे y के ऊपर से, y वाले fy का इंटीग्रेशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dy, 3x + 2y था fy, उसका इंटीग्रेशन किया तो 3xy, y का हो जाएगा 2y²/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 4, यहाँ से 2 2 = 4 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2x²। चलिए एफ एक्स डी एक्स जो हमें देगा ना वो एफ ऑफ, ये बेसिकली एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ हमारा होगा एफ ऑफ एक्स वाई होगा ना, एक्स और वाई का ही फंक्शन लेके चल रहे हैं सारे, तो एफ ऑफ एक्स वाई का ही फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई मिलेगा ना जो हमें पोटेंशियल फंक्शन एफ मिलेगा, तो उसमें एफ एक्स जो हमें मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स जो देता है वो एक्स वाला कंपोनेंट मिलता है, और एफ आई डी आई जो देते हैं वो वाई वाला कंपोनेंट मिलता है। तो एक्स वाला कंपोनेंट मिला 4x², सॉरी कैंसिल हो गया था, यानी 2x² + 3xy, तो लिख देंगे 2x² + 3xy। वाई वाले कंपोनेंट में 3xy है, एक बार लिख दिया तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस बचा क्या था y², तो प्लस y², एक्स और वाई दोनों के कंपोनेंट लिख दिए, प्लस में आएगा सिर्फ k, कोई कांस्टेंट k आएगा। तो पोटेंशियल फंक्शन हम सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2x² + 3xy + y², एक और मेथड मैंने सिखाई है, वो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मेथड आसान होगी, सीधा कंपोजिट फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने की ये मेथड बहुत ही इजी है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। तो पोटेंशियल फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो पोटेंशियल फंक्शन हमें क्या मिला, एफ इज इक्वल टू मिला 2x² + 3xy + y² + k मिला। चलिए RT हमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है t² + 3t + t³ t की वैल्यू दे रखी है 0 से 3 के बीच, मतलब इंटरवल हो गया 0 से 3, t की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, और 0 3, ठीक है। तो RT ये दे रखा है, मतलब xt क्या हुआ, t² हुआ, yt क्या हुआ, t³ होगा। तो t की हमें कौन सी वैल्यू, हमारे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल है उसमें क्या स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू t की क्या होगी 0 0 होगी, और एंड पॉइंट पे t की वैल्यू क्या होगी 3 3 होगी। x और t दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो t की वैल्यू जब 0 0 हो तब फाइंड करेंगे x y के लिए, और t की वैल्यू जब 3 3 हो तब x y के लिए फाइंड करेंगे। तो x 0 0, पहले t की वैल्यू, t की जगह पे 3 लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 9, t की जगह पे yt में t की जगह पे 3 लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, yt की वैल्यू मिलेगी 27,
वाई जीरो की वैल्यू मिलेगी जीरो, और जीरो की वाई एक्स जीरो की वैल्यू मिलेगी जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू मिलेगी जीरो। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम लाइन इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स जीरो वाई जीरो। क्यों? क्योंकि x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। तो t की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब तक है उसके ऊपर देखेंगे, t की 0 और 3 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है। तो एंडिंग वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू, यानी t की 3 के लिए xy और t की 0 के लिए xy। तो t x ऑफ 3 क्या मिला है, 9, तो 9, y की वैल्यू लेंगे 27, x 0 मिला है 0, y 0 मिला है 0। तो हमारा जो फंक्शन आया था x 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर में, हमारे फंक्शन में x और y की वैल्यू जो हमें मिली, क्या मिली, 9 और 27, तो वो रख देंगे। तो आ जाएगा 2 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9 27 प्लस 27 का स्क्वायर। के लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में f है वो के कैंसिल हो जाएगा। और फिर x0 और y0 की वैल्यू जो हम लिखते थे वो डाल देंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1620। ये होगा आपका इंटीग्रेशन का आंसर। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो इस तरह से t की वैल्यू x और y के लिए अलग अलग लेके फाइंड कर सकते हैं। मेथड समझ में आई? मेथड समझ में आई कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 5x प्लस 7y 4x प्लस 5y हमें फील्ड दे रखी है। कर्व दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब हमें कर्व दे रखा है। चलिए फील्ड लिख लेंगे। पहला क्या चेक करेंगे, कंजर्वेटिव है कि नहीं। p हमारा होगा 5x प्लस 7y, q होगा हमारा 4x प्लस 5y। डेल p बाई डेल होगा 7, क्योंकि ये हो जाएगा 0 7y। यहाँ से डेल q बाई डेल x होगा 4। डेल p बाई डेल y एंड डेल q अपॉन डेल x क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे। मतलब दी गई फील्ड f इज नॉट कंजर्वेटिव। जब कंजर्वेटिव ना हो तो हमारी पुरानी मेथड से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाली। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल फंक्शन नहीं मिलेगा, कंजर्वेटिव नहीं है तो पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा। पोटेंशियल फंक्शन नहीं मिलेगा तो लाइन इंटीग्रल द्वारा फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर से नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधी फर्स्ट मेथड लगानी पड़ेगी। फर्स्ट मेथड क्या कहती थी, एफ डी आर, तो इस तरह से करते थे ना, आर टी डी टी। यहाँ पे क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है टी स्क्वायर टी के फॉर्म में, तो आर टी डी टी। कैसे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो टी स्क्वायर का 2t dt, यहाँ पे टी क्यूब का हो जाएगा 3t dt, बाहर में आ जाएगा dt कॉमन। ठीक है, x और हमें जो फील्ड दे रखी है f, वो दे रखी है किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। उसको हमें इंटीग्रेशन dt के फॉर्म में लाके चेंज करना पड़ेगा। इसको हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना है तो dt के हिसाब से लाके चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमें कर्व दे रखा है उसके x और y किसके फॉर्म में दे रखे हैं, t के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो सीधा नहीं कर पाएंगे, इसलिए x और y की जगह पे t का उसका फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो फील्ड हमारी क्या थी, फील्ड हमारी थी 5x प्लस 7 है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर, y की जगह पे लिख लेंगे टी क्यूब। तो f ऑफ एक्स टी वाई टी क्या होगा, 5t स्क्वायर प्लस 7t क्यूब, 5t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब। फिर आर टी डी टी करते हैं तो क्या होता है, आर जो हमारा दे रखा है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि आर भी हमारा एक्स और टी वाई के फॉर्म में होता है, लेकिन ये होता है टी के फॉर्म में। तो एक्स और वाई के जो होते हैं उनका डेरिवेटिव डी टी, उनका डेरिवेटिव डी टी। तो 2t स्क्वायर का होगा 2t और t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, टी 3t स्क्वायर और डी आर का होगा डी टी। आर दे रखा है कोई भी x और t के फंक्शन दे रखे हैं, कोई भी t का फंक्शन दे रखा है, कोई भी t का फंक्शन दे रखा है। अगर इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा, इसका हो जाएगा dr हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x डैश t हो जाएगा, और साइड में क्या आएगा, dt आएगा। तो x और y के जो फंक्शन दे रखे हैं x डैश करेंगे तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर,
डी टी, तो डी आर की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर टी डी टी, यानी ये जो आर हमारा फंक्शन आता है वो और डी टी। तो मतलब ये होगा डॉट प्रोडक्ट में, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में है ये, डॉट प्रोडक्ट में है तो दोनों का फर्स्ट डायरेक्शन, फर्स्ट आई वाली डायरेक्शन मल्टीप्लाई प्लस एडिशन में जे वाली डायरेक्शन से मल्टीप्लाई एडिशन, तो आ जाएगा 10t क्यूब प्लस 4t रेस टू 4 और 12t रेस टू 4 प्लस 15 रेस टू t 5। आपको डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा। फिर बाहर dt वैसे का वैसा ही, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ लिमिट 0 से 2 इसलिए ली क्योंकि t की लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, t की लिमिट हमें दे रखी है 0 से 2 के बीच, सब कुछ t के फॉर्म में ले आए तो लिमिट भी t के फॉर्म में होगी 0 से 2। t रेस टू t क्यूब का होगा t रेस टू 4/4, t रेस टू 5 का होगा t रेस टू 5/5, t रेस टू 5 का इंटीग्रेशन होगा t रेस टू 6/6। लिमिट लगा देंगे तो आंसर आपका इस तरह का कुछ आ जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन खुद कर सकते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड हो तो पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने के लीनियर इंटीग्रल का फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे। अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं आ रही है तो हमारी पुरानी मेथड dt के फॉर्म में लाके सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। x² y क्यूब y² हमें दे रखा है फील्ड, rt हमें दे रखा है 2 cos t एंड 2 sin t, यानी x ऑफ t मिला हमें 2 cos t और y ऑफ t हमें मिला 2 sin t। t की वैल्यू लेनी है 0 से π/4 के बीच में, 0 और π/4 के बीच में। पहला स्टेप चेक करेंगे कंजर्वेटिव है नहीं, तो p मिल गया x² y क्यूब, q मिल गया x³ y क्यूब, डेल p बाई डेल y क्या मिलेगा 3x² y², डेल q अपन डेल x मिलेगा 3x² y², दोनों इक्वल आ गए, मतलब f हमारे कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्या करेंगे पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे। पोटेंशियल फंक्शन f ऑफ x y dx क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू, एक बार fy का fx क्या होगा x² y क्यूब और fy क्या होगा x³ y², दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। पहले का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का हो जाएगा x³ 3 y³ प्लस h y का फंक्शन मिलेगा कांस्टेंट में। दूसरे का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे x³ y² dy है तो उसका क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3 y³ सॉरी, क्यों, क्योंकि y का रिस्पेक्ट में करें y का होगा y³ अपॉन 3, बचेगा जो वो होगा x का फंक्शन कांस्टेंट में। ये हमें f का x पार्ट मिल गया, ये हमें y पार्ट मिल गया, तो f ऑफ x की वैल्यू दोनों ही सेम है तो एक बार लिख देंगे x³ प्लस y³ प्लस 3 प्लस कोई कांस्टेंट c। तो f पोटेंशियल फंक्शन मिला हमें ये x³ इंटू y³ अपॉन 3। फिर तो क्या है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल में लिमिट लगा देंगे। फंडामेंटल थ्योरम में डायरेक्ट सीधा फंडामेंटल थ्योरम में ए बी और वैल्यू जो हम लिखते हैं वो लिख देंगे। तो x ऑफ y की वैल्यू हमें किस पे फाइंड करनी पड़ेगी, पहले तो x ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी π/4 पे, और x ऑफ t की वैल्यू π/4 पे और y ऑफ t की वैल्यू π/4 पे जो हमारा एंड पॉइंट है। उसी तरह से y ऑफ 0 और x ऑफ 0 फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, -x0 माइनस y ऑफ 0। तो xt हमारा दे रखा है 2 cos t, तो x0 हमारा क्या होगा 2 cos 0 हो जाएगा 2। yt हमारा दे रखा है 2 sin t, तो y ऑफ 0 हमारा क्या मिलेगा 0 sin 0 की वैल्यू होती है 0। उसी तरह से x π/4 क्या मिलेगा, t की जगह पे π/4 रखूंगा तो आ जाएगा 1/√2, मल्टीप्लिकेशन में 2 था, √2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ √2, तो हमारा x π/4 आता है √2, उसी तरह से y π/4 आता है √2। तो x की जगह पे देखेंगे x y/4 की वैल्यू रख दी और y π/4 की वैल्यू लिख दी हमारे किसमें पोटेंशियल फंक्शन में। पोटेंशियल फंक्शन में x π/4 की वैल्यू और y π/4 की वैल्यू लिख देंगे तो आ जाएगा √2 का क्यूब, √2 का क्यूब। वैसे ही x0 की वैल्यू और y0 की जो फाइंड कर दी वो लिख देंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू 2 क्यूब एंड 0 क्यूब। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 बचा ये, तो ये हो जाएगा 2√2, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 होगा और √2 का हो जाएगा 2, 4 2 हो जाएगा 8, 8/3 हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3yz हमें फील्ड दे रखी है 3yz, 3zx प्लस 2 एंड 3xy प्लस 2z, ये हमें फील्ड दे रखी है। कर्व RT की जगह पे सीधा हमें x, y और z की वैल्यू दे रखी है। x इज इक्वल टू दे रखा है t², y इज इक्वल टू 2 + 3 दे रखा है।
एंड z इज इक्वल टू दे रखा है 2t माइनस 3, t की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 के बीच में। एफ आर डी आर हमें फाइंड करना है। चलिए अब तक जो हम कर रहे थे वो क्या थे, 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड के लिए देख रहे थे। ये हमारी 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है कंजर्वेटिव फाइंड करने का, तो कंजर्वेटिव फाइंड करने की जो हमारी मेथड है वो 2 डायमेंशनल के लिए है। अगर 3 डायमेंशनल के लिए है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है डी डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यूब अपॉन डेल जेड, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल जेड एंड डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। सिर्फ अगर 2 डायमेंशनल हो तो सिर्फ ये वाला एक ही इक्वेशन प्रूव करते थे हम, ये वाली चीज एक कंडीशन प्रूव करते थे। लेकिन 3 डायमेंशनल में है, मतलब ये दोनों कंडीशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। कंजर्वेटिव फील्ड अगर 3 डायमेंशनल में हो तो उसको प्रूव करने की फॉर्मूलाज आप ये तीनों याद रख लीजिएगा। एक तो ये आपको याद रही गई होगी, एक जो अभी तक हम करते आए हैं, बाकी 2 आपको याद रखनी है। क्या है, डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल आर बाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल जेड। मतलब आर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और आर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए पी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। चलिए तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे अगर दी गई फील्ड अगर कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो फील्ड हमें दे रखी है 3yz 3zx प्लस 2 3xy प्लस 2z, p हो गया 3yz, q हो गया 3zx प्लस 2, z हो गया 3xy प्लस 2z। फॉर्मूला याद कर लीजिए। हमें क्या कंजर्वेटिव फाइंड करने के लिए क्या है, कुल बताना पड़ेगा वो सारे। डेल पी अपॉन डेल वाई होता है 3z, डेल पी अपॉन डेल वाई करेंगे 3z आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 3z। मतलब एक कंडीशन इक्वल टू आ गई, 3z इक्वल टू 3z, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, उसमें क्या करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। डेल आर अपॉन डेल क्या आता है, 3x आता है। डेल क्यू अपॉन डेल जेड क्या आता है, 3x आता है। तो दूसरी कंडीशन भी इक्वल हो गई। थर्ड कंडीशन देख लीजिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल जेड, वो भी इक्वल आ गया 3y इक्वल टू 3y। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब क्या हुआ, वो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है। कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेंगे। पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे fx मिलेगा, fy मिलेगा और fz मिलेगा। fx की वैल्यू होती है 3yz, fy की वैल्यू होती है 3xz प्लस 2, fz की वैल्यू होती है 3xy प्लस 2z। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तीनों का विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z। 3yz का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 3yz x प्लस z g ऑफ yz। कोई दूसरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन में आएगा, x के अलावा के वेरिएबल वाला, यानी g ऑफ yz। उसी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे इंटीग्रेशन f ऑफ y का, तो आ जाएगा 3xyz प्लस 3, इसका होगा 3xyz, 2 का होगा 2y प्लस कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x एंड z। इसी तरह से z वाले टर्म का fz का करेंगे इंटीग्रेशन, तो dz 3xyz प्लस 2z। सिंपल है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा z, यहाँ पे 2z, 2 का आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ, देखिए एक मिनट, 2z स्क्वायर है ना, हाँ तो यहाँ पे z स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए था ना इंटीग्रेशन। z स्क्वायर बाई 2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये यहाँ से मेरी गलती हो गई है थोड़ी, वो आप चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा। बाकी मेथड तो आपको पता ही है। f मिल जाएगा पोटेंशियल फंक्शन, फिर क्या करेंगे, हमारे t की वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में t की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, x ऑफ 2 फाइंड करेंगे, y ऑफ 2 फाइंड करेंगे, z ऑफ 2 फाइंड करेंगे, x ऑफ 0 फाइंड करेंगे, y ऑफ 0 फाइंड करेंगे, z ऑफ 0 फाइंड करेंगे। उनकी जो वैल्यू आएगी तो क्या वो लिख देंगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, x ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा, x ऑफ 2 इक्वल आएगा 4, y इक्वल टू दे रखा है t प्लस 3, तो y इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 3, y0 की हो जाएगी 3, y2 की हो जाएगी 5, z2 की हो जाएगी 2t माइनस 3 है, तो z0 हो जाएगा माइनस 3, z2 हो जाएगा 1। जो भी वैल्यू आई हमारे क्या लिख देंगे, हमें क्या f ऑफ 2, x ऑफ 2, x ऑफ y ऑफ 2 और z ऑफ 2 की वैल्यू लिख देंगे, आ जाएगी 4, 5 और 1। माइनस में
x0 y0 z0 की वैल्यू लिख देंगे, आ जाएगी 0 3 -3। दोनों की वैल्यू हमारे आए हुए फंक्शन में लिख देंगे, फंक्शन में लिख देंगे तो उसका फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आपका 56 आएगा। मेरी गलती आ गई हुई है, मतलब शायद आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, इसलिए आप चेक कर लीजिए। मुझे ये पता नहीं है कि मेरी प्रिंटिंग सिर्फ लिखने में गलती हुई या फिर गिनती में भी गलती हुई है, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। तो इस तरह से आपके पास दो मेथड आ गई, कोई भी लाइन इंटीग्रल है उसको फाइंड करने के स्टेप आपको पता चल गए होंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में।